साल 1957 मुंबई से 2600 किलोमीटर दूर बसा एक देश यमन। दो नौजवान चचेरे भाइयों ने एक फैसला किया कि भारत में मसाले और पॉलिस्टर यमन में एक्सपोर्ट करेंगे। 15,000 रुपये से शुरुआत हुई एक कंपनी की। कट टू साल 2024। ये कंपनी एक दशक से भी ज़्यादा समय से भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। इसका मालिक सिर्फ देश का सबसे अमीर आदमी ही नहीं बल्कि दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में एक है। 15,000 रुपये से शुरुआत हुई इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 19 लाख करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन मंजिल से ज़्यादा मजा 66 साल लंबे रास्ते का है। इस सफ़र में कई कहानियाँ भी हैं। इसमें एक कहानी यमन में काम कर रहे पेट्रोल पंप अटेंडेंट की है जो 50 साल बाद दुनिया के सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी का मालिक बन गया। इसमें एक कहानी अदावत की भी है, या यूँ कहे तो व्यापारिक अदावत की। एक 100 साल पुरानी कंपनी से लड़ाई और उसमें नेताओं और पत्रकारों का इन्वॉल्वमेंट। एक कहानी है घर के भीतर चल रही लड़ाई की, बंटवारे की, और एक कहानी है बिजनेस वेंचर की। कहानी है आरोपों की, कैसे आरोप, नेताओं और बिजनेस के बीच के नेक्सस के आरोप। कई चुनौतियाँ, कई कंट्रोवर्सी, कई उपलब्धियाँ और कई रिकॉर्ड्स। वैसे तो आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन औपचारिकता के लिए कंपनी का नाम बता देते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे रिलायंस के इतिहास, बिजनेस वेंचर और उससे जुड़े कंट्रोवर्सीज की। नमस्कार, मेरा नाम है अजीत और आपका स्वागत है F4 फाइनेंस पर। रिलायंस की बात करनी है तो शुरुआत धीरूभाई अंबानी से ही करनी होगी। ऑस्ट्रेलिया के जर्नलिस्ट हामिश मैकडोनल्ड ने धीरूभाई अंबानी की एक बायोग्राफी लिखी है। इसके अनुसार धीरूभाई अंबानी कहते थे, द ऑर्बिट गोज ऑन चेंजिंग, नोबडी परमानेंट फ्रेंड, नोबडी इज परमानेंट एनिमी, एवरीबडी हैज इट्स ओन सेल्फ इंटरेस्ट, वंस यू रिकॉग्नाइज दैट एवरीबडी वुड बी बेटर ऑफ। माने रास्ते बदलते हैं, कोई भी किसी का परमानेंट मित्र या शत्रु नहीं होता, सबके अपने इंटरेस्ट हैं। इस बात को समझने से आपका फायदा होता है। कुल मिलाकर कही तो बात सिर्फ इतनी सी है, धंधों से मतलब है। साल 2014 में फ्रंट लाइन द हिंदू में धीरूभाई अंबानी पर एक लेख छपा। इसमें धीरूभाई अंबानी का जिक्र करते हुए लिखा गया था, धीरूभाई अंबानी को रूल्स की मिनिस्ट्री थी। उन्हें इस बात की समझ थी कि कब और कहां इन रूल को इम्प्लीमेंट करना है। उन्हें पता था सरकार और नौकरशाही कैसे काम करती है। इसी समझ का फायदा उठाते हुए धीरूभाई अंबानी ने भारत की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी खड़ी की जिसने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी में अपनी जगह बनाई। एक इंसान जिससे बहुत कम लोग प्यार या नफरत नहीं करते थे। धीरूभाई अंबानी की पर्सनैलिटी और अप्रोच को अगर हम समझें तो रिलायंस की शुरुआत को समझना आसान होगा। साल था 1957। धीरूभाई अंबानी यमन में नौकरी करते थे, पहले एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट के तौर पर, फिर एक क्लर्क के तौर पर। इसी बीच वो अपने चचेरे भाई चंपक लाल दमानी से मिले। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना है। भारत से पॉलिस्टर मसालों को यमन को एक्सपोर्ट करेंगे। मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके में एक छोटे से कमरे को ऑफिस बनाया गया और एक कंपनी का जन्म हुआ, रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। लेकिन साल 1965 में धीरूभाई अंबानी और दमानी के बीच पार्टनरशिप खत्म हो गई। वजह थी बिजनेस के अप्रोच में फर्क। एक तरफ जहां धीरूभाई अंबानी रिस्क और इनोवेशन के तरीके का इस्तेमाल करते थे, वहीं दमानी बहुत सोच समझकर फैसले लेने वालों में से थे। लेकिन इसके बाद भी अंबानी ने पॉलिस्टर के बिजनेस को कंटिन्यू किया। अगले ही साल यानी 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना हुई और 1986 में ही नरोदा गुजरात में एक सिंथेटिक फैब्रिक की मिल भी लगाई गई। हालांकि कपड़े का व्यापार इतना आसान नहीं था। बड़े मिल मालिकों के आदेश पर होलसेलर ने रिलायंस का माल उठाने से मना कर दिया। इसके लिए धीरूभाई अंबानी ने एक नया रास्ता निकाला। होलसेलर को बाईपास कर सीधा दुकानदारों से डील किया। अच्छी क्वालिटी, सही दाम और बिना एडवांस मांगे ऑर्डर लेना। इसने मार्केट में रिलायंस को एक अलग पहचान बना दी। 1975 में जन्म हुआ एक ब्रांड का आने वाले समय में एक आइकॉनिक ब्रांड बना। इससे जुड़ा एक कमाल का किस्सा भी है। ब्रांड के लॉन्च के सिर्फ 2 साल बाद 1977 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना IPO निकाला। IPO माने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें कंपनी के कुछ शेयर स्टॉक मार्केट में उतारे जाते हैं, जहां से आम जनता इसके शेयर खरीदकर इसमें हिस्से ले सकते हैं। कमाल की बात है, 2 साल में रिलायंस ने ऐसी धूम मचाई कि IPO 7 गुना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया। इसका सीधा मतलब है कि रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की साख बढ़ रही थी। साल 1980 में रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में भी अपने कदम रखे। पाताल गंगा में रिलायंस ने अपना पहला पेट्रोकेमिकल और पॉलिस्टर प्लांट लगाया। यहाँ आया कहानी में एक मोड़ और एक बड़ी लंबी अदावत की शुरुआत। फ्रंट लाइन द हिंदू के जिस आर्टिकल का जिक्र हमने अभी किया था, उसी आर्टिकल में इस दिलचस्प लड़ाई के बारे में विस्तार से बताया गया है। हम आपको उसी के हवाले से इस किस्से के बारे में बताते हैं। इसे समझने के लिए आपको इसके सभी पात्रों से अवगत होना भी जरूरी है। नुस्ली वाडिया, बॉम्बे डाइंग के मालिक, रामनाथ गोयनाक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के चेयरमैन, S गुरुमूर्ति गोयनाक के अकाउंट बुक्स को मैनेज करते थे। साथ ही स्वदेशी जागरण मंच के कन्वीनियर भी थे। अरुण शौरी, जर्नलिस्ट, जो बाद में केंद्र सरकार में मंत्री बने। किरदार आपको मालूम पड़ गया। किस्से पर चलते हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि बॉम्बे डाइंग और रिलायंस के बीच मार्केट में काफ़ी कंपटीशन था। यह कंपटीशन 1980 के बाद से शुरू हो गया था। एक तरफ था रिलायंस का PTA यानी प्यूरिफाइड टेट्रापॉलिथीन एसिड और दूसरी तरफ था बॉम्बे डाइंग का DMT यानी डाई मिथाइल टेट्रापॉलिथीन एसिड। नुस्ली वाडिया और रामनाथ गोयनाक अच्छे मित्र थे। वाडिया ने गोयनाक से शिकायत की। वाडिया का मानना था कि इंडियन एक्सप्रेस में बॉम्बे डाइंग के खिलाफ छप रहे आर्टिकल अंबानी कैंप की तरफ से प्लांटेड है। गोयनाक इसकी किसी ऐसे व्यक्ति से जांच करवाना चाहते थे जो जर्नलिज्म के बैकग्राउंड का ना हो।
इसके लिए उन्होंने चुना एस गुरुमूर्ति को। एस गुरुमूर्ति ने अपनी रिसर्च और आर्टिकल के दम पर पॉलिटिक्स और बिजनेस के बीच के एक नेक्सस को प्रूव करने की कोशिश की। आखिर में रिलायंस की ही जीत हुई, लेकिन गुरुमूर्ति के आर्टिकल ने इस जीत के पीछे कुछ दिलचस्प चीजें सामने रखी। उनके इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि प्रणब मुखर्जी, जो इंदिरा गांधी के पिछले सरकार में वित्त मंत्री थे, उन्होंने रिलायंस की मदद की। सिर्फ इतना ही नहीं, गुरुमूर्ति के साथ मिलकर अरुण शौरी ने भी कुछ आर्टिकल लिखे थे जिनमें यह प्रूव करने की कोशिश की गई थी कि रिलायंस को सरकार ने मदद की। लेकिन समय बदला, अरुण शौरी ने बीजेपी ज्वाइन की और वो डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर बने। उनके दौर में आईपीसीएल का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। आईपीसीएल यानी इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो एक सरकारी कंपनी थी। आईपीसीएल के डिसइन्वेस्टमेंट से 26% की शेयर हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खरीद ली। इस अदावत को समझने के बाद अब लौटते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। 1985 में रिलायंस टेक्सटाइल का नाम बदलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज कर दिया गया। 1992 यानी लिबरलाइजेशन से पहले तक कंपनी ने पॉलिस्टर धागों पर फोकस किया और सालाना 1,45,000 करोड़ की प्रोडक्शन कैपेसिटी बना ली। लिबरलाइजेशन के बाद रिलायंस इंडस्ट्री ने कई नए बिजनेसों में इन्वेस्टमेंट शुरू किया। साल 1996 में रिलायंस ने अमेरिका की कंपनी NY नेक्स के साथ मिलकर रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड बनाया। इसी के साथ टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी इस बिजनेस ग्रुप के कदम पड़ गए। साल 1998 में आईपीसीएल का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, जिसमें 26% स्टेक रिलायंस ने खरीदा। इसका किस्सा हमने थोड़ी देर पहले ही आपको सुनाया था। इसी बीच रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में अपने काम शुरू किया। साल 2000 में जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनी। साल 2002 कृष्णा गोदावरी बेसिन, इस क्षेत्र में रिलायंस ने देश की सबसे बड़ी नेचुरल गैस के स्रोत की डिस्कवरी की। भारत में पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी ने ऐसा किया था। बिजनेस टुडे के आर्टिकल के मुताबिक 2002 कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 28,000 करोड़ था। इसी साल 6 जुलाई को धीरूभाई अंबानी की मृत्यु हो गई, लेकिन कंपनी ने आगे बढ़ना जारी रखा। उसी साल जुलाई से नवंबर के बीच कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 42,000 करोड़ पहुंच गया। इसके पीछे कृष्णा गोदावरी गैस का एक्सप्लोरेशन एक बड़ी वजह थी। धीरूभाई अंबानी की मृत्यु के बाद मुकेश अंबानी कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने और अनिल अंबानी वाइस चेयरपर्सन बने। धीरे धीरे परिवार के बीच डिस्प्यूट पब्लिक होने लगा। दोनों भाइयों के बीच उनकी मां कोकिलाबेन ने सुलह करवाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई। आखिर में साल 2005 में कंपनी का बंटवारा हुआ। बंटवारा कैसे होगा, इसका प्लान कोकिलाबेन और परिवार के पुराने साथी केवी कामत ने बनाया। केवी कामत उस वक्त आईसीआईसीआई के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तब तक रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 42,000 करोड़ से बढ़कर 99,000 करोड़ हो चुका था। बंटवारे में मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईपीसीएल मिला और अनिल अंबानी को रिलायंस इन्फोकॉम, रिलायंस एनर्जी और रिलायंस कैपिटल की जिम्मेदारी मिली। बंटवारे के बाद दोनों भाइयों ने अपनी अपनी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया। अनिल अंबानी की हालत तो खस्ता हो गई, लेकिन मुकेश अंबानी ने इस एम्पायर को और भी बड़ा बना दिया। मुकेश अंबानी के अंडर रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरक्की जारी रही। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत और दुनिया के बड़े बिजनेस हाउस में अपना नाम बनाया। आज रिलायंस के कई क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट है, जैसे ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल स्टोर्स, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन, मीडिया एंटरटेनमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी। इस साल मार्च में इकोनॉमिक टाइम में एक आर्टिकल छपा है। इसके मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले 10 सालों में $125 बिलियन यानी 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। सबसे ज़्यादा फोकस टेलीकॉम सेक्टर और हाइड्रोकार्बन पर है। हाइड्रोकार्बन यानी पेट्रोलियम। 2013 से 2018 के बीच रिलायंस इंडस्ट्री ने करीब $30 बिलियन, रुपया में कहे तो 2.5 लाख करोड़ पेट्रोलियम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है। इसमें पेट्रोल पंप से लेकर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में किया गया इन्वेस्टमेंट शामिल है। इसके अलावा साल 2013 से 2024 के बीच 4G और 5G नेटवर्क के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने $60 बिलियन यानी 5 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किया है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से क्षेत्र में काफ़ी खर्च किया गया है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म में रिजल्ट देने वाले कुछ और प्रोजेक्ट में रिलायंस ने इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे रिटेल, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल और इनिशिएटिव्स में। इसके अलावा न्यू एनर्जी में भी रिलायंस अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सोलर और बैटरी प्रोडक्शन के साथ विंड एनर्जी फार्म में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये तो हो गई नए इन्वेस्टमेंट की बात। किसी भी कंपनी के ग्रोथ को समझने के लिए कंपनी के कुछ आंकड़ों को देखा जाता है। रिलायंस इंडस्ट्री की ग्रोथ को समझने के लिए इन आंकड़ों के जरिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की। साल 2005 में जब कंपनी का बंटवारा हो रहा था, तब मार्केट कैप 99,000 करोड़ था। आज इस कंपनी का मार्केट कैप 19 लाख करोड़ से ज़्यादा है, माने 20 साल में 19 गुना। कंपनी का रेवेन्यू भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। साल 2002 में कंपनी का रेवेन्यू 41,000 करोड़ के आसपास था, वहीं साल 2022 में माने 20 साल में बढ़कर 8 लाख करोड़ हो गया था। प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी बेहतरीन बढ़ोतरी दर्ज हुई थी। साल 2002 में कंपनी का प्रॉफिट 3,280 करोड़ था। 20 साल में प्रॉफिट लगभग 21 गुना बढ़ा। साल 2021 में कंपनी का प्रॉफिट 67,800 करोड़ से ज़्यादा का था। वहीं कंपनी के एक्सपोर्ट पिछले 20 सालों में हर साल 17% से बढ़े हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्टिंग कंपनी भी है। इतने सालों की जर्नी, कई सवाल, कई उपलब्धियां, यही है रिलायंस इंडस्ट्रीज की कहानी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।